हेलो एवरीवन, नेशनलिस्ट मूवमेंट टुवर्ड फ्रीडम एंड पार्टीशन पार्ट नंबर 7 चैप्टर नंबर 10 स्पेक्ट्रम की बुक का 1939 टू 1947 के नेशनलिस्ट मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिया प्रीवियस वीडियो में एंड आज हम स्टार्ट करेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था एंड आज हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्ज। ये पोस्ट वॉर किसकी बात कर रहा है? वर्ल्ड वॉर 2 की, ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना कि 1939 टू 45 की बात है, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते थे। तो यहाँ बात हो रही है जून 1945 टू फेब 1946। तो यहाँ पे आपको दो बेसिक स्ट्रैंड्स मिलेंगे नेशनल अपसर्ज के, जो कि ब्रिटिश रूल में 2 साल पहले हुआ था, उसके ऊपर क्या क्या हैपनिंग्स हुई। तो वो 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला कि टॉर्चरस नेगोशिएशंस हुई किस किस के बीच में? गवर्नमेंट, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स। इन तीनों की अपनी अपनी डिमांड्स थी। कांग्रेस कहती थी कि इंडिपेंडेंस दिया जाए एंड गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था कि उनकी फ्रीडम को कल्मिनेट कर दिया था, उनकी फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म कर दी थी क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग उनको चलाना चाहते थे। और साथ ही साथ में मुस्लिम लीग जो थी वो पार्टीशन की डिमांड करी। तो यहाँ पे नेगोशिएशंस होती है बिटवीन द गवर्नमेंट, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें ये था कि जो मिलिटेंट्स थे एंड वर्कर्स, पीजेंट्स, ये जितने भी ग्रुप्स बने हुए थे वो स्ट्राइक वेव लेके आते हैं कंट्री के अंदर, और ये किसके द्वारा ओकेजन की जाती है? बाय एन INA रिलीज मूवमेंट, रॉयल इंडियन नेवी, त्रिभागा मूवमेंट, तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट, पंजाब किसान मोर्चा, त्रावणकोर पीपल्स स्ट्रगल एंड वर्ली रिवोल्ट। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए कि किसके किसके द्वारा ये स्ट्राइक वेव्स लाई गई। तो मैं लिख भी देती हूँ INA रिलीज मूवमेंट। इनमें से आप कुछ तो याद रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। दूसरा रॉयल इंडियन नेवी, त्रिभागा मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स भी मैंने कवर किए हुए हैं। वर्ली रिवोल्ट, पंजाब किसान मोर्चा, त्रावणकोर पीपल्स स्ट्रगल एंड तेलंगाना पीजेंट्स रिवोल्ट, ठीक है। तो आगे जाके क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो बैन जो उसने लगाया था कांग्रेस लीडर्स के ऊपर उसको हटा देती है। गवर्नमेंट लिफ्टेड द बैन ऑन द कांग्रेस, उनको रिलीज़ कर देती है। कब रिलीज़ करती है? 1945 जून के अंदर, ठीक है। और इनको ये होता है कि अब कांग्रेस के लीडर्स जो है वो रिलीज़ हो गया, लोग भी संभल गए होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया था तब इन्होंने इनको पकड़ के रखा हुआ था, गवर्नमेंट ने जो है वो कांग्रेस लीडर को पकड़ा था तब, ठीक है। और अब 1945 में रिलीज़ करती है, तो इनको लगता है कि अब लोग भूल गए होंगे, लेकिन लोग जो थे वो और एक्साइट हो जाते हैं कि उनके जो लीडर्स हैं वो बाहर आ गए हैं, तो वो और ज़्यादा जोश में जो है वो रिवोल्ट एंड प्रोटेस्ट्स जो है वो करना शुरू कर देते हैं। एंड द वोवेल प्लान जो था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, जो वोवेल प्लान था जो कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट लेके आई थी वो भी एक तरह से फेल हो गया था, क्योंकि वो जो डेडलॉक बना हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, उसको भी सॉल्व करने के लिए कारगर साबित नहीं हुआ था, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है कि जुलाई मतलब जून 1945 को कांग्रेस के लीडर होते हैं ना आज़ाद, मतलब उनको रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो 1945 जुलाई में क्या होता है कि लेबर पार्टी जो है वो गवर्नमेंट चुनती है ब्रिटेन के अंदर। लेबर पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट बनती है इन ब्रिटेन, ठीक है। इसके अंदर जो क्लीमेंट एटली होते हैं वो न्यू PM बनते हैं, और पैट्रिक लॉरेंस ये न्यू स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं, ये याद रखेंगे। और फिर अगस्त 1945 में इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, सेंट्रल प्लस प्रोविंशियल के इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। आगे जाके सितंबर 1945 में मतलब नेक्स्ट मंथ में क्या होता है? इट वॉज अनाउंस्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वीन्ड आफ्टर द इलेक्शंस एंड दैट द गवर्नमेंट वॉज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द क्रिप्स ऑफर। तो गवर्नमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, क्रिप्स ऑफर के अकॉर्डिंग। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक
पढ़ने जा रहे हैं ये इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है। एक मिनट आगे देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहीं पे ही हम देख लेते हैं ये वाई अ चेंज इन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके पॉइंट्स हैं कुछ 5 और 6, ठीक है, तो आपको वो याद रखने हैं। तो पहला कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया था, क्योंकि जो यूके था, ठीक है, इस वॉर के बाद इसकी जो पावर थी, जो मोर पावर थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। नो मोर पावर मतलब बिल्कुल पावर इसकी ज़ीरो हो गई थी। और जो न्यू कंट्रीज सामने उभर के आ रही थी वो यूएसए एंड यूएसएसआर, ये सुपर पावर बन के सामने आई, ठीक है। और दूसरी बात, और ये दोनों जो थे ये भी फेवर करते थे कि इंडिया को जो है वो फ्रीडम मिले, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जो न्यू लेबर गवर्नमेंट थी वो सिंपैथेटिक थी टुवर्ड द इंडियन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अभी मैंने बताया ना कि न्यू लेबर गवर्नमेंट चुन के आई वो सिंपैथेटिक थी टुवर्ड्स इंडियन डिमांड, कि वो जो डिमांड करें उनको ये दे देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपके पास आता है कि यूरोप के अंदर एक वेव चल रही थी सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट की, तो उसने भी एक पुश दिया कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो यूरोप में, पूरे यूरोप में जो है वो वेव चल रही थी किस चीज़ की, सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो फोर्थ पॉइंट में ये है कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो वो एक तरह से टायर्ड हो चुके थे लड़ के इनके खिलाफ। एंड ब्रिटिश इकॉनमी जो थी, इकॉनमी भी जो है वो शैटर्ड कर चुकी थी, गिर चुकी थी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव भी चल रही थी साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि वियतनाम एंड इंडोनेशिया में, वहाँ से भी वो फ्रेंच एंड डच रूल को हटाना चाहते थे। तो एक इम्पीरियलिस्ट जो इन्होंने बना रखा था कि कॉलोनीज बना के, तो उसको ख़त्म करने की भी इन्होंने बात की एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव के थ्रू। उसके बाद 6th पॉइंट में आता है कि ऑफिशियल्स फियर्ड अनदर कांग्रेस रिवोल्ट, कि दूसरा कांग्रेस रिवोल्ट ना आ जाए। और अटैक्स भी होने लग गए थे ऑन द कम्युनिकेशन, एग्रेरियन रिवोल्ट्स, लेबर ट्रबल, ठीक है। ये सभी चीज़ों से भी ब्रिटिशर्स का जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया। उसके बाद जो इलेक्शंस थे वो भी इनएविटेबल थे, जो कि 1924 में सेंटर पे हुए थे, 1937 में प्रोविंसेस में हुए थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बारी क्विक रिवीजन में बता देती हूँ कि जो यूके था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई पावर नहीं रह गया था। यूएसए एंड यूएसएसआर जो है वो सुपर पावर बन के सामने आया, जो कि इंडिया की डिमांड्स को कहता था कि हाँ इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, न्यू लेबर गवर्नमेंट जो है वो सिंपैथेटिक थी टुवर्ड्स द इंडियन डिमांड्स, ठीक है। तीसरी कि यूरोप में सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट की जो है वो वेव चल रही थी। एंड फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो टायर्ड हो चुके थे एक तरह से, और जो इकोनॉमी थी उनकी वो पूरी शैटर्ड हो चुकी थी, ठीक है। 5वां पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव चल रही थी कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, कहाँ पे, वियतनाम एंड इंडोनेशिया में, जहाँ पे वो फ्रेंच एंड डच का रूल हटाना चाहते थे। 6th पॉइंट हमने देखा कि कांग्रेस का रिवोल्ट जो है दोबारा ना स्टार्ट हो जाए, इसके लिए वो मतलब उनको फियर था, ठीक है। और साथ ही साथ में अटैक्स हो रहे थे ऑन द कम्युनिकेशन, एग्रेरियन रिवोल्ट्स जैसे लेबर ट्रबल है ना, तो इन सब के कारण भी गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो गया। एंड लास्ट पॉइंट, जो इलेक्शंस थे वो इनएविटेबल थे, जो कि हेल्ड कराए गए थे 1934 में सेंटर पे एंड 1937 में प्रोविंसेस पे, ठीक है। और आने वाले जो इलेक्शंस थे उनमें भी कुछ नहीं पता था कि कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन्स एंड INA ट्रायल्स, ठीक है। तो इलेक्शन जो थे वो हेल्ड होने थे ड्यूरिंग द विंटर, जिसका टाइम पीरियड मतलब ये इलेक्शन जो थे
वो विंटर में होने थे, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1945 और 6 ही था। ठीक है, इसमें जो था इनका ये मेन मोटिव नहीं था कैंपेन के अंदर कि लोगों को कहा जाए कि आप हमें वोट दो, नहीं, बल्कि अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स करना चाहते थे। कौन? इंडियंस। ठीक है, इनके कैंपेन में यही होता था कि हाउ वी गेन द इंडिपेंडेंस वाइल people against the Britishers. Okay, so the election campaign जो था वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को लेके वो चल रहे थे ताकि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सकें। तो इसके अंदर वो क्या क्या करते हैं, तो पहली बात कि ग्लोरीफिकेशन ऑफ मार्टर्स, जो शहीद हुए थे उनके बारे में ये बताते हैं कि हमें मतलब कि शहीद चाहे हम हो जाए लेकिन इंडिपेंडेंस हम लेके रहेंगे। उसके बाद रिलीफ फंड कलेक्ट किया जाता है कि जो अगर किसी को मतलब जैसे कोई मार्टर हो जाता है तो उसके लिए हम कैसे पैसा इकट्ठा करके उसकी मदद कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आ गया रिलीफ फंड्स फॉर सफरर्स। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फेल टू चेक दीज स्पीचेस। अब ये जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था ना कि कैसे ये इंडियंस को कहते हैं कि हमें सामने आना चाहिए, सिर्फ वोट हमें इसलिए नहीं देनी है कि वोट ही देनी है, बल्कि हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से धक्के मार के निकालना है। तो उसके ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट स्पीच चल रही थी ना, तो गवर्नमेंट को इसका पता ही नहीं चलता और एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है वो सामने निकल के आता है। और साथ ही साथ में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट भी बोला जाता है विद द कांग्रेस सीम्ड नेसेसरी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि एक रिप्रेशन जो है, ब्रूटल जो चीज़ें उन्होंने फेस की होती हैं वो उनके सामने आ जाती हैं। उसके बाद मास प्रेशर होता है अगेंस्ट द ट्रायल INA प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसको समटाइम्स क्या बोला जाता है, एन एज ऑफ अ वोल्केनो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखेंगे आप, एन एज ऑफ अ वोल्केनो। ठीक है, तो ये क्या था, मास प्रेशर था जो कि INA ट्रायल के ऊपर किया गया था, क्योंकि जो INA POWs थे वो ट्रायल करना चाहते थे, उनके अगेंस्ट में मास प्रेशर डाला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एन एज ऑफ अ वोल्केनो। ठीक है, लेकिन अभी आगे जाके क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ ठीक है आप ट्रायल कर सकते हो, लेकिन वो अनुमति देते हैं कि सिर्फ 700 लोग जो है वो ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि इसको ये हटा के 7000, मतलब कहाँ ये 700 लोगों को अलाउ कर रहे थे, लेकिन 7000 पीपल्स को ये विदाउट ट्रायल ही डिटेन कर देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 7000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको ये डिटेन कर देते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद इनका फर्स्ट जो ट्रायल होता है वो रेड फोर्ट एट दिल्ली होता है, जो कि 1945 नवंबर में होता है। और इन्होंने मतलब जो आगे पुटिंग द डॉग टुगेदर, इसमें कौन कौन होते हैं, हिंदू, एक मुस्लिम एंड एक सिख। उनके नाम आप याद रखेंगे, प्रेम कुमार सहगल जो हिंदू थे, शाह नवाज खान जो मुस्लिम थे, और गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो कि सिख थे। ये आप नाम याद रखिएगा, मैं आपको लिख देती हूँ कि जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो फर्स्ट ट्रायल होता है ये कहाँ पे होता है, रेड फोर्ट पे एट दिल्ली, रेड फोर्ट पे एट दिल्ली इन 1945 नवंबर की बात है ये। और एक हिंदू था, एक मुस्लिम, मतलब यहाँ पे ये यूनिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, एक सिख, तो हिंदू में नाम आता है, ये नाम पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रखने हैं, ये प्रेम कुमार सहगल, शाह नवाज खान एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वेव आ चुकी थी साउथ ईस्ट एशिया में कि कैसे हमें फ्रेंच एंड डच को भी यहाँ से भगाना है, वियतनाम एंड इंडोनेशिया से। तो वो भी एक तरह से वहाँ पे ये चीज़ चल रही होती है। अब कांग्रेस कैसे सपोर्ट करती है INA प्रिजनर्स को, वो भी देख लेते हैं कि जब फर्स्ट वॉर कांग्रेस सेशन होता है बॉम्बे के अंदर 1945 में, तो स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे कांग्रेस ये कहती है कि हम INA के साथ हैं। तो ये भी आप बात याद रखेंगे, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सपोर्ट
फॉर INA प्रिजनर्स। तो इसमें क्या है कि जैसे कि हमने बात की, जो पहली इनकी मीटिंग होती है पोस्ट वॉर कांग्रेस सेशन, क्योंकि पहले तो कांग्रेस सेशन चल ही रहे थे, लेकिन अभी हम पोस्ट वॉर की बात कर रहे हैं। तो पोस्ट वॉर के बाद जो फर्स्ट कांग्रेस का सेशन होता है, ठीक है, सितंबर 1945 में बॉम्बे में, यहाँ पे जो है वो एक रेजोल्यूशन लाया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि वो सपोर्ट करेंगे INA को, ठीक है। और उसके बाद डिफेंस ऑफ INA प्रिजनर्स इन द कोर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द बुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, नेहरू एंड आसफ अली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों के नाम। बुल्ला भाई देसाई आपको याद होगा, देसाई एंड लियाकत पैक्ट में जब हमने पढ़ा था इनका नाम, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो सेकंड पॉइंट में किन किन का नाम लिया जिन्होंने इनको सपोर्ट किया? बुल्ला भाई देसाई, इनके नाम आपको भूलने नहीं है, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, नेहरू एंड आसफ अली। आगे जाके क्या होता है, INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी जो है वो भी इन प्रिजनर्स को जो है मनी एंड फूड प्रोवाइड करवाती है और इनकी एम्प्लॉयमेंट का भी अरेंज करती है। उसके बाद फंड भी कलेक्ट किया जाता है इनकी जो है, अगर इनको जैसे कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो उनको प्रोवाइड करवाने, मनी एंड फूड प्रोवाइड करवाने के लिए इनका फंड भी जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट इसके अंदर थे। अभी हम आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ जी, तो आगे हम बात करते हैं INA एजिटेशन की, जो कि एक लैंडमार्क है ऑन मैनी काउंट्स, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं INA एजिटेशन। तो ये किस चीज़ के ऊपर एजिटेशन किया करते थे? तो एक कैंपेन चल रहा था कि INA प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए, ठीक है। और एजिटेशन जो था वो पब्लिकली हो गया था, प्रेस के अंडर आ गया था, क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल्स जो हैं वो इनके लिए लिखे जाने लगे, पैम्पलेट्स जो है वो बांटे जाने लगे। इवन कि INA डे भी सेलिब्रेट किया गया। INA डे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कब सेलिब्रेट किया गया, तो नवंबर 12, 1945 को। और जो है INA वीक कब सेलिब्रेट किया गया? नवंबर 5 to 11, तब की बात है 1945 की, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। तो इनके खिलाफ एजिटेशन यही था कि इनको रिलीज़ किया जाए, पैम्पलेट्स वगैरह, प्रेस वगैरह, इन सब में इनको मतलब इनकी बातें छपने लगी। और ये जो था, ये कैंपेन काफ़ी ज़्यादा एरिया तक, जियोग्राफिकल रीच, वाइड जियोग्राफिकल रीच थी इसकी, लेकिन मेनली कहाँ कहाँ था ये? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यूपी एंड पंजाब, ठीक है। और भी कुछ एरियाज थे जैसे कुर्ग, बलोचिस्तान, असम, इनके अंदर भी। अच्छा, इनके अंदर जो पार्टिसिपेशन था ना, उसके अंदर फंड कंट्रीब्यूशन का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, जिसके अंदर फिल्म स्टार से, म्यूनिसिपल कमेटीज से, ठीक है, अब्रोड से भी पैसा आने लगा, गुरुद्वारा से, टूटोंगा वालास, ठीक है। और पार्टिसिपेशंस भी होती थी इन मीटिंग्स, शॉपकीपर क्लोजिंग शॉप्स, एंड ऑल्सो ये डिमांड कर रहे थे कि इनको रिलीज़ किया जाए प्रिजनर्स को, ठीक है। और INA फंड्स में भी ये पार्ट ले रहे थे। और ये ऑर्गेनाइज करवाते थे किसान कांग्रेसेस भी, एंड ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस भी जो है वो डिमांड कर रही थी कि इनको छोड़ा जाए। दोज हु सपोर्टेड द INA कॉज द वेरिंग डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस, जिनके अंदर और भी, मतलब कांग्रेस के अलावा कौन कौन था जो कि डिमांड कर रहा था INA प्रिजनर्स को छोड़ा जाए? तो उसमें नाम आता है मुस्लिम लीग का, कम्युनिस्ट पार्टी का, यूनियनिस्ट का, अकालीस का, जस्टिस पार्टीज का, अहार्स का जो कि रावलपिंडी में थी, एंड राष्ट्रीय समय सेवक संघ, एंड हिंदू महासभा, एंड सिख लीग। इन सब के नाम जो है वो इसमें आते हैं कि मतलब अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस हु डिमांडेड द रिलीज ऑफ द INA प्रिजनर्स। उसके बाद प्रो INA सेंटिमेंट्स जो थे वो सरफेस थे इन द ट्रेडिशनल बकवास ऑफ द राज, मतलब ब्रिटिश राज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कलेक्टेड द फंड्स, एंड ऑल्सो द जो लॉयलिस्ट थे, ठीक है, द जेंटलमैन विद द टाइटल्स अपील टू द गवर्नमेंट टू अबंडन द ट्रायल फॉर द गुड इंडो ब्रिटिश रिलेशन। मतलब ब्रिटिशर्स को काफ़ी समझाया गया कि हमें इनको छोड़ देना चाहिए कि अगर हमने अच्छे रिलेशंस रखने हैं विद द इंडियंस। लेकिन उनके सिर पे तो यही सवाल था, इंडियन वर्सेस ब्रिटिश कलर, क्योंकि वो कलर के ऊपर ही ज़्यादा, मतलब सफ़ेद एंड ब्राउन कलर के ऊपर ही वो ज़्यादा एम्फसाइज करते थे। एंड लेकिन आगे जाके 3 अपसर्जीज होते हैं जो कि विंटर ऑफ 1945-1946 में जब इलेक्शंस होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे यहाँ से। टिल देन आपको इसको दोबारा से एक बारी सुना, अगर जहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप भी पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।